इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग कुर्नो मॉडल के संदर्भ में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक हमने कुर्नो मॉडल की सैद्धांतिक व्याख्या पढ़ी, रेखागणितीय विधियों से चित्रों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास किया। आज हम गणितीय फलनों के रूप में आय और लागत फलनों को देखेंगे और कुर्नो की जो मान्यताएं हैं उनके अंतर्गत हम संस्थिति का निर्धारण करेंगे, जिसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यदि बाजार में केवल दो उत्पादक हों तो वो वस्तु की कितनी कितनी मात्रा उत्पादित करेंगे, कुल मांग में उनका योगदान या उनका अंश कितना होगा और जिस मूल्य पर वो अपनी वस्तु बेचेंगे वो मूल्य क्या होगा। तो हम प्रारंभ करते हैं इस समस्या को, और वहाँ हमें ये फलन दिया हुआ है, ये डिमांड फंक्शन है P = 120 - 0.5 Q। P जो है ये मूल्य है, Q जो है ये क्वांटिटी है, कुल मात्रा है जो बाजार में मांगी जाएगी, और ये फलन कीमत और मांग की मात्रा के संदर्भ में प्रतिलोम संबंध को दिखाता हुआ ये इन्वर्स डिमांड फंक्शन है। यहाँ पर कुर्नो की मान्यता के अनुरूप हमने ये स्वीकार किया है कि सीमांत लागत 0 है, तो MC = 0, और हमें करना क्या है, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस। हमको संस्थिति में कुल उत्पादन कितना होगा, दोनों उत्पादकों द्वारा विक्रेताओं द्वारा कितनी कितनी वस्तुएं बेची जाएंगी और उनका मूल्य कितना होगा, ये निर्धारित करना है। और बाजार में केवल दो ही विक्रेता हैं जैसा कुर्नो के मॉडल में माना गया है, तो इस स्थिति में ये कुल उत्पादन या कुल बिक्री की जो मात्रा है Q, यहाँ पर ये दो विक्रेताओं द्वारा है और उनके योग को हम पहले विक्रेता के मात्रा को हम Q1, दूसरे वालों को Q2 लिख रहे हैं, और इस प्रकार से इस फलन में Q का मतलब है Q1 + Q2। और यदि हम इस मांग फलन को इस रूप में लिखने का प्रयास करें कि Q के स्थान पर Q1 + Q2 कर दें, तो ये हो जाएगा P 120 - 0.5, और Q की जगह पर देखिए ब्रैकेट में लिखा Q1 + Q2, और जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 120 - 0.5 Q1 + 0.5 Q2। और यहाँ पर जब हम टोटल रेवेन्यू निकालेंगे तो अलग अलग विक्रेताओं की निकालेंगे, एक बार पहले सेलर्स की जिसको हम 1 लिख रहे हैं और एक बार दूसरे सेलर की जिसको हम 2 लिख रहे हैं, तो टोटल रेवेन्यू TR1 बराबर होगी जो फंक्शन है डिमांड का, उसमें Q से गुणा कर दिया जाए क्वांटिटी से। तो अब ये क्योंकि P दिया हुआ है इसमें Q से गुणा होगा, तो TR1 बराबर होगा P × Q1, और इसमें जब हम Q1 का गुणा करेंगे तो ये फलन हुआ 120 - 0.5 Q1 - 0.5 Q2, ये फलन था, और इसमें हमने Q1 से गुणा किया यहाँ आगे, और जब इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 120 Q1 0.5 Q1 स्क्वायर, और ये फुल को हो जाएगा 0.5 Q1 Q2। और इसी तरह से जब हम TR2 निकालेंगे दूसरे विक्रेता का, तो हम उसी फलन में Q2 का गुणा करेंगे, और अब की बार मिलेगा 120 Q2 - 0.5 Q1 × Q2 - 0.5 Q2 स्क्वायर। तो ये TR1 टोटल रेवेन्यू है पहले विक्रेता की, ये है दूसरे विक्रेता की। इन्हीं दोनों के आधार पर इनका हम अवकलन करेंगे, और अवकलन करके हम सीमांत आय ज्ञात करेंगे टोटल रेवेन्यू से। तो इस फंक्शन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ देखिए लिखा है MR1 = डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, TR1 फंक्शन को Q1 के रेफरेंस में हम इसको
पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि दो चर हैं और एक का हमको अवकलन करना है। तो ऐसी स्थिति में ये होगा 120 Q1 का, क्योंकि Q1 के रिस्पेक्ट में ही हमें अवकलन करना होगा, 120 Q1 गायब होगा और ये 2 का यहाँ गुणा होगा तो 0.5 इंटू 2 1 आएगा, तो इसको लिखेंगे Q1। यहाँ पर Q2 जो हो कांस्टेंट है, 0.5 कांस्टेंट है, ये दोनों बने रहेंगे, Q1 नहीं रहेगा और इस प्रकार से आएगा 0.5 Q2। ये MR1 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि संस्थित के लिए MC और MR का बराबर होना जरूरी है, क्योंकि MC इज इक्वल टू 0 पहले से दिया हुआ है, इसलिए जब MR बराबर 0 होगा तभी इक्विलिब्रियम की स्थिति आएगी। इस नाते यदि हम लोग MR को 0 कर दें तो देखें क्या होता है, संतुलन की स्थिति में Q का मान निकलेगा। तो हम लिख रहे हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम जो है MR शुड बी MC इज इक्वल टू 0, सो MR शुड बी 0, और MR को अगर 0 करेंगे तो ये MR है 120 माइनस Q1 माइनस 0.5 Q2, और इसका मान जब 0 करेंगे बराबर 0 तो 120 इधर चला जाएगा, और अगर 120 को हम यहीं रहने दें, इस राशि को उधर लाएं तो इसको प्लस में लिख सकते हैं इस प्रकार से, Q1 प्लस 0.5 Q2 इज इक्वल टू 120। ये पहली इक्वेशन हमको मिल गई जिसमें Q1 प्लस Q2 करके ये आया। इसी तरह से MR2 निकालेंगे, TR2 से MR2 निकलेगा, अवकलन करेंगे। देखिए ये अवकलन जब होगा तो 120 Q2 का 120 होगा, यहाँ 120 ये यहाँ, और 0.5 Q1 Q2 में Q2 का अवकलन होगा, ये मान खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 0.5 Q1, यहाँ बचा 0.5 Q1, और ये स्क्वायर जब यहाँ 0.5 से गुणा होगा 2 का तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा Q2, केवल Q2। और इसको भी जब हम बराबर 0 करेंगे तो ये फलन हो जाएगा 0.5 Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 120। यहाँ देखिए त्रुट है, ये माइनस है, ये दोनों फलन में ये माइनस है, जहाँ कहीं भी देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इसी का अवकलन हमने किया है। तो 120 हो गया, 0.5 Q1 हो गया, और ये हो गया Q2 माइनस, और जब 120 0 को उधर ले जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 120 भी प्लस बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये 120 यहीं रह गया, और इन दोनों माइनस चिन्हों को इक्वल टू के इधर जब ले जाओगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये होगा Q1 प्लस 0.5 Q2 इक्वल टू 120, ये था, दूसरा वाला ये है 0.5 Q1 ये प्लस Q2 इज इक्वल टू 120, ये दूसरी इक्वेशन है। हमको दो इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन में Q1 Q2 हैं, इस नाते हम इन्हें हल कर सकते हैं। और हल करने के लिए हम यहाँ देखें Q1 है, यहाँ 0.5 Q1 है, अगर 0.5 को हम 1 करें तो इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को अगर 2 से गुणा कर दें तो हम लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, पहले 2 से गुणा करेंगे फिर उसको इक्वेशन 1 में से घटाएंगे। तो जब हम करेंगे तो इक्वेशन ये ऊपर लिखी हुई है, और इक्वेशन 2 को हमने 2 से गुणा किया तो ये हो गया Q1, ये हो गया 2Q2, और ये 120 गुणे 2 240 हो गया। पहली इक्वेशन से दूसरे को घटा दिया, ये सारे माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, और ये 0.5 Q2 है और ये माइनस 0.2 Q है, तो 2 में से 0.5 घटेगा तो 1.5 आएगा, तो उसको हम 3/2 Q2 लिख रहे हैं, इक्वल टू 240 में से 120 गया तो 120, क्योंकि दोनों माइनस है हमने दोनों को प्लस कर दिया है। और अब y का Q2 का जब मान निकालेंगे तो ये राशि जाके उधर 2/3 होगी, और ये कट के 80 आएगा। तो इस प्रकार से Q2 बराबर 80 आ गया। जब Q2 बराबर 80 आ गया तो किसी भी फंक्शन, किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में चाहे 2 में, हम Q2 को मान अगर रखेंगे तो Q1 का मान निकल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में Q1 Q2 हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इक्वेशन 1 में ही इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पर है Q1 प्लस 0.5 Q2 इज इक्वल टू 120। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये Q2 का मान है 80, और 80 में 0.5 से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, आधा हो जाएगा। तो Q1 प्लस 40 बराबर 120, तो Q1 बराबर 20, 40 उधर जाएगा, तो 120 में से 40 घट के फिर 80 आएगा। तो यहाँ देखे लिखा है
Q1 प्लस 0.5 इंटू 80 इज इक्वल टू 120 और Q1 इज इक्वल टू 120 माइनस 40 इज इक्वल टू 80। तो Q1 का मान भी 80 आया 80 और Q2 का मान भी 80 आया, दोनों का उत्पादन बराबर आया और दोनों कुल उत्पादन में अपना इतना इतना योगदान करेंगे। इसका मतलब इस समीकरण को जब हमने कोर्नों की एजम्पशंस के अंतर्गत, जिसमें सीमांत लागतें शून्य हैं, केवल दो ही उत्पादक हैं और मांग का एक फलन दिया हुआ है, और उस आधार पर हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि दोनों उत्पादक कितना कितना उत्पादन करेंगे। अब लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो आउटपुट हो गया, टोटल आउटपुट कितना होगा 80 दोनों उत्पादन करेंगे 160 होगा, 160 उत्पादन होगा और कुल मांग कितनी होगी वो उस फलन से निकल जाएगा। इस P में अगर Q का मान रखा जाए तो ये पता चल जाएगा कुल मांग कितनी है। और एक और तरीका हम लोग जानते हैं, अगर इस चित्र की तरफ ध्यान दें, ये मांग फलन है, यही मांग फलन है 120 माइनस Q, और जब बनेगा तो इस तरह का फलन आएगा और ये फलन Q का मान यहाँ होगा और ये Q का मान तब होगा जब P का मान 0 होगा। इस पर P है तो हम P बराबर 0 अगर लिख दें इस फलन में तो Q का मान हमें ये पता चल जाएगा तो बाजार में कुल मांग कितनी है और उसका कितना हिस्सा A और B या पहले और दूसरे उत्पादक जो है उत्पादित कर रहे हैं। तो टोटल डिमांड कैन बी फाउंड व्हेन P इज इक्वल टू 0 और पुटिंग P इज इक्वल टू 0 इन द फंक्शन इज P इज इक्वल टू 120 माइनस 0.5 Q में अगर आप P का मान 0 रख दें तो ये P बराबर ये है 120 माइनस 0.5 Q। P बराबर अगर 0 लिखेंगे तो 120 माइनस 0.5 Q बराबर 0, और इस प्रकार से 120 को जब उस पार ले जाएंगे तो वो भी माइनस होगा तो होगा 0.5 Q बराबर 120। 0.5 का मतलब आधा होता है 1/2 और इस नाते Q बराबर 240 आएगा। इसका मतलब है यहाँ की राशि जो कुल मांग है बाजार की वो है 240 इकाइयों के बराबर। उसमें से पहला उत्पादक 80 उत्पादक कर सप्लाई करेगा, दूसरा उत्पादक 80 करेगा, दोनों मिलके 160 करेंगे। बाजार की कुल मांग है 240 और दोनों का जो सम्मिलित आपूर्ति है, सप्लाई है बाजार में वो है 80 160 और कुल है 240 और 240 आप देखें कि 180 जो है वो उसका कितना भाग है तो ये 2/3 भाग आए, 2/3 भाग आएगा, अर्थात 240 को 3 हिस्सों में अगर हम बांटेंगे तो 80 + 80 + 80 आएगा। तो 80 + 80 दो हिस्से दोनों उत्पादक कर रहे हैं, दोनों उत्पादकों का भाग बराबर है। 1/3 उत्पादन कुल जितनी बाजार की मांग है इस फलन के अनुसार वो है 240। 240 में से A 80 इकाई उत्पादित करेगा, B 80 इकाई उत्पादित करेगा और ये इकाइयाँ इक्विलिब्रियम की स्थिति की होंगी और इक्विलिब्रियम में एकाएक वो नहीं पहुँचेंगे, ये आप जानते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो और इस पर कोर्नो मॉडल पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके देखे हैं और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ये रेखागणितीय विधियों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया था कि जब सीमांत लागतें शून्य होगी और जब बाजार में केवल 2 ही उत्पादक होंगे तो संतुलन की स्थिति में दोनों उत्पादक कुल उत्पादन का 1/3 भाग बेचेंगे और दोनों एक ही कीमत पर अपनी वस्तुओं को बेचेंगे। मान्यता में आप ये भी जानते हैं कि कोर्नो मॉडल में वस्तुएं दोनों आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल होमोजीनियस हैं और दोनों एक ही मूल्य पर बिकेंगी। वहाँ पर यह भी कहा गया था कि दोनों विक्रेताओं में किसी तरह का कोई कोल्यूजन नहीं है, किसी तरह के कोई संधि नहीं है, किसी तरह का कोई संगठन उन्होंने नहीं बनाया है कि वो मिल करके एक कीमत तय करके अधिकतम कीमत तय करके विक्रेताओं से अधिकतम मूल्य ले लें। कोर्नो मॉडल में ये स्वीकार किया गया था कि कोई भी समझौता नहीं है परस्पर दोनों का आपस में, दोनों एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित भी नहीं होते हैं और ये मान के चलते हैं
कि उनके किसी भी क्रिया के परिणाम स्वरूप दूसरा अपने एक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो अपने उत्पादन को यथावत ही रखेगा, ऐसा वो मान के निर्णय लेते हैं। और वैसी परिस्थिति में भी कुर्नो ने ये बताने का प्रयास किया कि बाजार में अगर दो ही उत्पादक हैं तो दोनों बराबर उत्पादन करेंगे, दोनों संतुलन की स्थिति बता रहे हैं, दोनों एक ही मूल्य पर वस्तु को बेचेंगे, दोनों की वस्तुएं होमोजेनियस होंगी और दोनों जिस मूल्य पर बाजार में वस्तु बेचेंगे वो मूल्य अधिकतम मूल्य होगा, अधिकतम वो मूल्य जो उपभोक्ता देने के लिए तैयार हैं या जो अधिकतम मूल्य वो दे सकते हैं, और अधिकतम मूल्य केवल एकाधिकारी ही वसूल पाता है। और इस रूप में कहा गया कि कुर्नो मॉडल में जो मूल्य होगा वो एकाधिकारी मूल्य होगा, अर्थात उससे अधिक मूल्य अब संभव नहीं है। अधिकतम मूल्य जो विक्रेताओं से वसूला जा सकता है ये वसूलेंगे। दोनों ने कोई संधि नहीं की है, उसके बावजूद भी एकाधिकारी जो पूर्ण एकाधिकार का अंश है, एकाधिकारिक शक्ति है, वो उसका उपयोग यहाँ होगा और वही मूल्य ये वसूलेंगे जो अगर कोई उत्पादक अकेला होता तो जितना मूल्य वसूलता उतने मूल्य ये दोनों वसूलेंगे संतुलन में, और दोनों के लाभ अधिकतम होंगे। लेकिन संतुलन में पहुंचने की एकाएक वो नहीं पहुंच जाते हैं, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है जो पिछले दोनों वीडियोज में आपको समझाई गई है, और आज फिर हम उसको चित्रों के माध्यम से दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। अब एक सवाल और उठता है कि बाजार का मूल्य कितना होगा। तो बाजार में जो मूल्य निकालने की प्रक्रिया है वो इसी फंक्शन से ज्ञात की जा सकती है कि P Q की जगह पर Q1 प्लस Q2 अगर हम लिख दें तो देखिए ये है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 160, और P बराबर है 120 माइनस 0.5 Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 दोनों है 80, तो यहाँ 80 है और इसका 0.5 है, आधा है, तो 80 का आधा 40, 80 का आधा 40 हो गया 120 माइनस 40 बराबर 40 80 हुआ, 120 में से 80 घटाएंगे तो 40 बचेगा। ये है P मान प्राइस, तो प्राइस इज 40, और ये हम कह रहे हैं आपको फुल मोनोपोली प्राइस है। ये वो अधिकतम मूल्य है जो 160 इकाई या कुल उत्पादन की 2/3 उत्पादन बाजार में आपूर्ति करने पर उपभोक्ता अधिकतम जो मूल्य दे सकते हैं वो मूल्य है 40, और इसी मूल्य पर दोनों अपनी वस्तुएं बेचेंगे। और इस संस्थिति का निर्धारण पिछले दोनों वीडियो में सैद्धांतिक तौर पर रेखा चित्रों के माध्यम से हम आपको समझा चुके हैं। आज इसी फलन को हम एक चित्र से खींचेंगे और उस चित्र में उस प्रक्रिया का फिर आपको उल्लेख करेंगे जिसके माध्यम से ये संतुलन की स्थितियां प्राप्त होती हैं। इस चित्र में अगर आप देखने का प्रयास करें तो लिखा है P बराबर 120 माइनस 0.5 Q। हमने इसी फंक्शन को इस पर खींचा हुआ 120 यहाँ है, और जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये माइनस घटती जाएगी, P का मान, मूल्य गिरेगा, मांग बढ़ने जैसे जैसे मूल्य गिरेगा वैसे वैसे मांग बढ़ेगी। तो ये हमारा मांग फलन है P इज इक्वल टू 120 माइनस 0.5 Q, ये मांग फलन है। होता क्या है कुर्नो मॉडल में, कुर्नो कहते हैं कि पहले एक उत्पादक उत्पादन प्रारंभ करता है, और जो पहला उत्पादक जब उत्पादन करेगा तो अपने लाभ को अधिकतम करेगा। लाभ अधिकतम तब होगा जब सीमांत आय शून्य होगी, या सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी, और सीमांत लागत शून्य दी हुई है, इस नाते MR भी शून्य होना चाहिए। तो जब MR शून्य होगा तो वो इस कुल मांग वक्र के आधे दूरी पर जो आधार को काटेगा। इसका मतलब हुआ कि MR शून्य जब होगा तो वो बिंदु होगा L, और ऐसी बिंदु पर अगर MR शून्य है तो इस बिंदु पर MC और MR दोनों बराबर होंगे। तो A उत्पादक जो है पहला वाला 1 वो उत्पादन करेगा OL, और ऐसी स्थिति में उसका लाभ अधिकतम होगा। और मूल्य कितना लेगा? डिमांड कर्व पर जितना मूल्य प्रदर्शित है, अर्थात इस उत्पादन पर या इतनी मांग पर या इतनी आपूर्ति पर मूल्य होगा OP1, ये सारी LP1। इस मूल्य पर उत्पादक अपनी वस्तु बेचेगा जब
अकेला उत्पादन करने आया है और कुल मांग का आधा वो उत्पादन कर रहा है, उस समय मूल्य है LP1। यहाँ देख सकते हैं ये 60 आएगा। जब वो अकेला उत्पादक करेगा उस समय मूल्य होगा 60। उसके बाद अभी क्योंकि L और Q मांग बाजार में है वस्तु की, और ए व्यक्ति के लिए, ये पहले उत्पादक के लिए इससे आगे उत्पादन करना अब संभव नहीं है क्योंकि लाभ घट जाएगा। इस नाते दूसरा उत्पादक जब आएगा तो वो इस मांग वक्र पर अपना काम शुरू करेगा, क्योंकि बाजार की मांग अब केवल इतने रह गई है, और वो भी अपने सीमांत आय को शून्य करेगा, तो उसका सीमांत आय वक्र इसके आधे दूरी पर काटेगा। इस नाते L से लेके Q तक का जो उत्पादन है उसका आधा, अर्थात L से Q तक कुल उत्पादन का आधा है, उसका भी आधा 1/4 होगा, जो राशि है LN, जहाँ पर दूसरे मांग वक्र जो बचे हुए मांग वक्र था उसका सीमांत आय वक्र जो है वो N बिंदु पर काट रहा है। इस पर MC बराबर MR बराबर 0 है, इस नाते इस पर दूसरे उत्पादक का लाभ अधिकतम होगा और इस नाते वो LN उत्पादन करेगा, जो कुल उत्पादन का 1/4 होगा। और अब जब दोनों उत्पादन कर रहे हैं तो पहले ने उत्पादन किया O से लेकर N तक, दूसरे ने उत्पादन किया L से लेकर N तक। पहले का उत्पादन है 1/2, दूसरे का उत्पादन है 1/4, दोनों मिला के कुल उत्पादन का 3/4 उत्पादित हो गया। और जब 3/4 उत्पादित हो गया तो बाजार का मूल्य इस बिंदु से अब निर्धारित होगा और ये मूल्य होगा NP2। और यदि हम अपने मांग फलन में Q की जगह पर 240 का 3/4 करके हल कर दें, 180 आएगा। वैसी स्थिति में जो मूल्य आएगा वो आएगा 30, और इसका मतलब ये राशि है NP2N की राशि जो है, जब भी उत्पादक भी बाजार में आ जाता है और कुल उत्पादन यहाँ तक हो जाता है O से लेकर N तक, तब मूल्य हो जाता है NP2 अर्थात 30। पहले था 60, अब हो जाता है 30। जब मूल्य घट जाएगा तो ये व्यक्ति के लिए नुकसान होगा, क्योंकि पहले 60 पर बेच रहा था। इस नाते ये चाहेगा कि मूल्य बढ़ जाए। मूल्य बढ़ाने के लिए जब पूर्ति घटेगी तभी मूल्य बढ़ेगा, इस नाते वो अपनी पूर्ति को घटाएगा। तो पूर्ति को घटाने के लिए अब जब बाजार में जाएगा तो बाजार की जो अब स्थिति है